प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज का मेरा विषय है, कल मोदी जी ने आईआईटी दिल्ली में एक बहुत शानदार स्पीच दी। वहाँ के छात्रों से जो परिचर्चा कर रहे थे, वहाँ के कॉन्वोकेशन सेरेमनी को अटेंड कर रहे थे, तो उस स्पीच को जो उन्होंने दिया है वह बहुत लोगों के लिए सुनने लायक है, यंगस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली और हम सब के लिए भी। बात उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसमें छात्रों से बात की गई है या यंगस्टर से बात की गई है। हर आदमी जो अपना जीवन बनाना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, हर उस इंसान के लिए उस स्पीच में बहुत सारे संदेश हैं। सबसे पहली बात तो जब आईआईटी दिल्ली में उनकी एंट्री हो रही थी तो पीछे से वैदिक मंत्र बज रहे थे जो पूरी तरह सिंबलाइज करते हैं कि विज्ञान का और धर्म का भारत में, हिंदू धर्म में कितना अच्छा समन्वय है। रिलीजन वर्सेस साइंस ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है, जहाँ साइंस को दबाने के लिए चर्च ने, पास्टर्स ने, फादर्स ने, पोप ने बहुत सारे साइंटिस्टों की हत्या की और उनके नए विचारों को दबाया इस तरीके से कि डार्क एजेस तक आए। यूरोप में एक बड़े समय को, काल को हम डार्क एजेस कहते हैं। फिर रेनेसां आया कि नए विचारों की उत्पत्ति के लिए कुछ लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया, फिर उसको रेनेसां काल कहा गया कि यूरोप का उत्थान हुआ। भारत में रेनेसां काल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि कभी यहाँ किसी विचार को दबाया ही नहीं गया। हर विचार की सदैव क्या कहते हैं, नए विचारों को, ठीक है थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ होगा, पर अगर ये वो समाज के लिए सही है तो पूरे समाज ने उसको आत्मसात किया, स्वीकार किया। कमिंग बैक टू कल की स्पीच, सबसे अच्छी बात, मोदी जी ने जब ये स्पीच दी तो उन्होंने आईआईटी दिल्ली के छात्रों से उनका जो जैसे सतपुड़ा मेस है वहाँ पर पराठे खाए जाते हैं, या स्टूडेंट्स लाइफ का जो, स्टूडेंट की लाइफ का जो होता है कि कहीं पर वो एक स्टूडेंट्स की लाइफ का एक होता है कि कहीं किसी जगह का कोई मैगी पसंद करता है, कोई पराठा खाता है, देर रात खाना भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं। पढ़ने लिखने के क्रम में एक ये हॉस्टल लाइफ होती है जो वो जीते हैं, तो उसकी यादें सदैव रहती हैं। उसकी बात मोदी जी ने की, उसका और पीक डिटेलिंग जिसको कहते हैं कि यह भी पता है कि आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स कहाँ जाकर क्या खाते हैं, न सिर्फ कैंपस के अंदर बल्कि कैंपस के बाहर भी जिया सराय इत्यादि बगल में जगह हैं, वहाँ जाकर भोजन करते हैं या वहाँ से नोट्स लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इस तरीके से वह जीवन उनको पता है और इसकी उन्होंने चर्चा भी की। फिर जो मुख्य बात उन्होंने कही कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसका सिलेबस होता है। आईआईटी में भी जो पढ़ाया जाता है, जो इसमें जिन विषयों में आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसका एक सिलेबस होता है, पर जीवन के किसी भी सवाल का सिलेबस नहीं होता। जीवन में जो परेशानियां आती हैं या जीवन के जिन कठिनाइयों का आपको हल निकालना होता है उसका कोई सिलेबस नहीं होता, वो सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। वो सदैव आपको शॉक करता है, पर आपको अपना कलेजा मजबूत रखना होता है, अपने मन को संभालना होता है और धैर्य से अपने ही जीवन के उस परेशानियों का समाधान निकालना पड़ता है। एक बड़ी बात कही उन्होंने कहा जीवन में कई बार ऐसे सवाल होते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि सवाल क्या है, वो तो आप स्वयं पहचानते हैं कि सवाल क्या है, फिर आपको उसका हल निकालना पड़ता है। मतलब कौन किस वजह से आपके जीवन को क्यों परेशान कर रहा है, किन कारणों से जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, आपको वह भी नहीं पता चलता, पर फिर भी धैर्य से अपने जीवन का समाधान निकालना पड़ता है। कॉलेज में जो पढ़ाई लिखाई है वो अलग है, पर जीवन को स्वयं पढ़ना पड़ता है, जीवन को स्वयं जानना पड़ता है। बहुत शानदार बात उन्होंने कल कही। तीसरा जो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और हर समय परिवर्तन हो रहा है। खासकर हम लगातार देख रहे हैं कि हमारी जनरेशन में कितने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और अभी कितने और आने वाले हैं। कुछ भयावह भी लग रहे हैं, एआई वगैरह की जो बात हो रही है, या पर एक जो बात है, एक मूल मंत्र जो सदैव काम आएगा कि जीवन में कुछ में भी बदलाव आ जाए, सीखेंगे तो जीतेंगे। यदि आप अपने आप को लर्निंग फेज में डालते हैं तो आप ज़रूर जीतेंगे। तो कल की स्पीच का मैं क्यों बात कर रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों से हम ये देख रहे हैं, खासकर जनवरी से, कि मोदी और 2024 के बाद से जब रिजल्ट्स इलेक्शन के उतने अच्छे नहीं रहे तो हर महीने में मोदी जी का एक वो नापा जाता है पैरामीटर पे, यूट्यूब पे या फिर डिजिटल मीडिया पे या जर्नलिस्ट के द्वारा या पत्रकारों के द्वारा कि आज डर गए हैं,
आज कमज़ोर हो गए हैं, इनके सामने यू टर्न ले लिया है, आज मजबूत हो गए हैं, अरे वाह क्या शानदार इन्होंने मज़ा चखा दिया, दुनिया में धाक जमा दी कहीं पर। और ये पैरामीटर जो है जज करने वालों के खुद ही चेंज होते रहते हैं। मोदी स्वयं अपना जीवन जी रहे हैं अपने धैर्य से, अपने जो भारत की समस्याएं हैं उसको प्रायोरिटी में रख के एक एक करके समाधान निकालते चल रहे हैं। कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम हिंदू समाज को पता भी नहीं था। वक्फ के बारे में बहुत लोग जानते ही नहीं थे कि वक्फ ने भारत की कितनी ज़मीन कब्जा कर रखी है। सिमिलरली अभी FCRA का कानून आ रहा है तो पता चल रहा है कि चर्च ने भी भारत की बहुत सारी ज़मीन कब्जा कर रखी है और भारत के हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का कार्य कितनी तेज़ी से चल रहा है। और न सिर्फ यह बल्कि उनका एजेंडा वो सरकारों में अपने आदमी रख के किस प्रकार से चला रहे हैं, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो। हम ये देख रहे हैं किस प्रकार से बाहर से हमारे बच्चों को इंस्टिगेट करने के लिए या छात्र रिवॉल्यूशन या किसान रिवॉल्यूशन या इस तरीके की काम करके भारत को जलाने के लिए बाहर से कितना पैसा आ रहा है या सोशल मीडिया पर किस प्रकार से उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है। यह भी हिंदू समाज को इतना अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। केजरीवाल जैसा एक धूर्त आदमी हमारे सर पे बिठा दिया दिल्ली मीडिया ने बता के कि क्रांतिकारी है, वो कितना बड़ा धूर्त निकला हमें बाद में पता चला। तो इस प्रकार के बड़े सारे खेल भारत के साथ, हिंदू समाज के साथ, हिंदू सभ्यता के साथ खेले जा रहे हैं। और उन समस्याओं को वह आदमी मोदी जी, उनके पास जो फीडबैक मैकेनिज्म है, भले वो इंडियन एजेंसीज़ का हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का हो, अपने ही समाज से, संघ के माध्यम से आता हो या ब्यूरोक्रेसी से, या उनके अपने तंत्र हो सकते हैं, उनका अपना भी एक फीडबैक मैकेनिज्म। तो कई प्रकार से जब वो फीडबैक पाते हैं अपने पॉलिटिशियन से, अपने संगठन से, तो फिर वो एक निर्णय ले पाते हैं कि भारतीय समाज इस समय कहाँ है, क्या है और हमें करना क्या है। उसके लिए ध्येय क्लियर है, उसमें कोई शंका नहीं है। नीयत में भारत ही है, ध्येय में भारत ही है, भारत का बनना है, भारत को बचाना है और भारत को बनाना है। इसके अलावा पूरे, और ये ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 12 साल का ही नहीं, गुजरात से ही हम देख रहे हैं, तो कम से कम एज अ PM हम ये ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से वो बनाते जा रहे हैं, ईंट दर ईंट रखते जा रहे हैं। तो जब ध्येय क्लियर है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है, तो फिर हर दिन ये क्या नापना कि कमज़ोर हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, मान लेते हैं कि 2 मिनट के लिए कि अगर उन्होंने धर्म प्रधान का इस्तीफा ले लिया सो कॉल्ड दीप के दास दहिया इत्यादि स्टूडेंट्स के कहने पर, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम सब कमज़ोर थे, जब हमें अपना ही नहीं पता था कि हिंदू धर्म, हम हिंदू हैं नहीं हैं, सेकुलर हैं क्या हैं, एक 2014 तक पूरी तरीके से सेकुलरिज्म के चंगुल में फंस गया था हिंदू समाज, एक बड़ा समाज जो आमतौर पर भाषा सुनने को मिलती थी यंगस्टर्स में, छात्रों में, हम सब दोस्त में कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस पर तो उन्होंने फिल्म भी बना दी, रंग दे बसंती, उस लाइन को लेकर, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। करना क्या था, तो एक नेता को गोली मारनी थी, ये उनका समाधान था। तो एनआरकी को ले आए, वो फिल्म हिट भी हुई, वो समाज को प्रभावित किया। फिर मैं देखता था कि डिस्कशंस में, GD में, ग्रुप डिस्कशंस में या डिबेट्स में क्या विषय चल रहे हैं कि सिस्टम करप्ट है, सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम सही नहीं है, लोगों को निकलना, लेकिन किसी को एक नेतृत्व नहीं था। कन्फ्यूजन इसलिए था क्योंकि नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व की कितनी आवश्यकता पड़ती है। सन 47 में जब भारत पर, जिसको बंटवारा कहते हैं, वो बंटवारा नहीं था, वो इस्लामिक आक्रमण था। भारत पर पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से इस्लामिक आक्रमण हुआ। यहीं के लोगों ने, इस्लाम जो कलकत्ता में रह रहे थे, डायरेक्ट एक्शन थे, उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन से भगाना था जिस ज़मीन पे रह रहे थे। और पूर्व पश्चिम में पंजाब पे उन्होंने कुकृत्य किया, मारना शुरू किया, काटना शुरू किया। दंगा भी नहीं था, वो एक तरफा था। फिर हिंदुओं ने प्रतिकार करना शुरू किया और फिर अपनी ज़मीन जितनी जिसके बस में थी, भूमि बचा ली। पर उस समय का नेतृत्व था गांधी और नेहरू। उन्होंने बलूचिस्तान जो भारत में मिलना चाह रहा था उसको छोड़ दिया। कलात स्टेट जो था हमारा खान अब्दुल गफ्फार खां का, वह भारत में मिलना चाह रहा था, उसको छोड़ दिया। असम को नेहरू देने के फिराक में थे, उसको किसी तरीके से बारदोलाई जी ने फिर उसको भारत में समन्वय किया कि हमको किसके साथ रहना है, ये तय करना है। तो इस प्रकार से नेतृत्व कितना कमज़ोर था, उसने 2 पाकिस्तान होने दिया। नेतृत्व मजबूत होता तो शायद सिर्फ हिंसा का प्रतिकार हिंसा से होता, ये चुपचाप बैठ जाते शांति से, हमारी भूमि हमारी ही रहती। पर इस इस्लामिक आक्रमण के सामने उस नेतृत्व ने, नेहरू ने और गांधी ने घुटने टेक दिए, सिर्फ अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए तत्काल प्रभाव से। और जैसा नेहरू गांधी वैसे पूरे कांग्रेस की नेतृत्व, यहाँ जल्दी सत्ता पाओ यार, ख़त्म करो, देना है दो।
तो ये इस तरीके से इन लोगों ने उसको बंटवारा बोल के हम सब हिंदुओं को बोला कि चलो हिंदू मुसलमान भाई हैं, आपस में बंटवारा। भाई नहीं, कोई परिवार नहीं था। भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है, रहना चाहिए, और किसी का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब शोषण करते हैं भारत का। सिर्फ हिंदू समाज है जो पोषण करता है भारत भूमि का, यहाँ की प्रकृति का, यहाँ की सभ्यता का, और सारी सभ्यताओं का। तो ये नेतृत्व का फर्क पड़ता है। आज योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, क्या नेतृत्व है। गृह मंत्री अमित शाह जी, क्या नेतृत्व है। नक्सलाइट से निपट गए। तो नेतृत्व का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो एक केओस था भारत में, तब एक नेतृत्व आया जब एक दिशा दी, एक दशा दी, दिखाया, एक विजन दिखाया कि भारत बन सकता है, हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। कल की स्पीच में उन्होंने एक बात और कही कि एक ट्रेंड चलता है ट्विटर पे कि फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन, मतलब मैं अपने पूरे पूर्वजों के इतिहास में अब मैं पहला हूँ जिसने यह देखा। तो भी राम मंदिर बनते हुए हमने देखा, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन, हमारे पूर्वज तरस के रह गए, तड़प के रह गए। दूसरा नहीं, मेरे पिताजी माताजी ने भी देखा राम मंदिर बनते हुए, हाँ, तो नॉट इन फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन, उन्होंने भी देखा। पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पहली बार देखी, ठीक है, हम देखेंगे अब आगे अन्य। तो रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट को हमने प्रक्षेपण होते हुए देखा भारत में। बहुत सारी चीज़ें, बुलेट ट्रेन हो सकता है पहली बार हम भारत में हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो उस सीरीज़ की भी उन्होंने बात की कि क्या बन सकता है, क्या हो रहा है। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन ट्रेंड को फॉलो करिए और उसमें आगे बढ़ाइए कि आपने अपने पूरे परिवार में क्या देखा। पहले आप वो पहले होंगे जिन्होंने भारत में यह होते हुए देखा। तो वो संभावनाओं से परिपूर्ण है। कई लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं कि उन्होंने कोई अपने परिवार में पहली बच्चा था जिसने आईटी निकाला, या इस तरीके से करके लोग अपने ट्वीट्स या उस तरीके से सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो वह संभावनाएं से परिपूर्ण है कि हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, हम भारत बना सकते हैं। हम तो कहाँ हम 2012-13 में ये सोच रहे थे कि इस सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता है, इस भारत का कुछ नहीं, देश में कुछ नहीं हो सकता, बाहर ही जाना है, कुछ करना है। कहाँ आज हम परिपूर्ण है। मैं आजकल टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में भी जाता हूँ, देखता हूँ संभावनाओं से परिपूर्ण है। वहाँ अधिकारी हों या कुछ भी लोग हों, हर कोई चाहता है कि हाँ कुछ किया जाए, कुछ यहाँ हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कार्य हो, कुछ भी हो। जब सब जगह हो रहा है तो एस्पिरेशनल है। बंगाल भी कहता है कि हमको यूपी जैसा एक्सप्रेसवे चाहिए। हर प्रदेश इस तरीके से एक दूसरे से अच्छे से, यूपी कहता है महाराष्ट्र गुजरात जैसी इकोनॉमी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हब होनी चाहिए। हर प्रदेश एक दूसरे से सीख रहा है। टूरिज्म, टेम्पल इकोनॉमी, सनातन इकोनॉमी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश जैसी, हर प्रदेश में, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, मथुरा जैसी। तो आज बहुत सारी संभावना, और सिर्फ देश में क्यों, भारतीय बाहर निकल कर भी बहुत कुछ अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हम इजराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ इजराइल हमें सपोर्ट करता था, आज हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। दुबई, सऊदी में हम बहुत सारे वहाँ की इकनॉमी रन करने में भारतीय वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब है कि हम दुनिया जीत सकते हैं। यह भाव आया एक नेता के कारण, एक नेतृत्व के कारण। दिशा दी, यूथ था यहाँ का, एकदम तैयार खड़ा था, बस एक नेतृत्व का अभाव था, वह मिला। तो उस नेतृत्व पर देखिए, हर दिन ठीक है, हर दिन कार्य हैं उनके, बहुत सारे कार्य हैं, कुछ गलत हैं, सही हैं, उसको सामने लाने की आवश्यकता है। पर हिंदुओं को यह जानने की बड़ी सख्त आवश्यकता है कि नेतृत्व आपका ही होना चाहिए। कोई भी आदमी जो मुस्लिम नेतृत्व या क्रिश्चियन से पैसा पाकर आपका नेता बन जाए, ऐसे इंसान आपका नुकसान ही करेंगे, और पूरे, सिर्फ आपका नहीं, पूरे समाज का नुकसान करेंगे। बम फटने लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल करने लगेगा, फिर वही मानसिक अवस्था हो जाएगी दयनीय वाली। अब हमको वापस वहाँ नहीं जाना है। उसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि यह जानने की आवश्यकता है कि हिंदुओं का नेतृत्व हिंदू मानसिकता वाले लोगों के पास ही होना चाहिए। उनमें कमियां हो सकती हैं, वो सही हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, पर विशुद्ध हिंदू मानसिकता का आदमी ही आपका यदि नेता है, तो कम से कम वो हिंदू समाज का उतना नुकसान नहीं करेगा जितना बाकी लोग तैयार खड़े हैं नुकसान करने के लिए। जंतर मंतर पर हमने देखा किस प्रकार से गिद्ध मंडरा रहे हैं भारत को नोचने के लिए। उसमें दिल्ली मीडिया बहुत बड़ा उसका रोल है। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, अभी ये सब तंत्र भारतीय प्रॉपरली हुए नहीं है। इनको अभी भी दम्भ है कि ये भारत चलाते हैं, भारत से नोचते हैं, क्योंकि करप्शन कितना हम सब आप जानते ही हैं, कौन करप्ट है, कितना है, क्या नहीं है। भारत को बेहतर बनाने के लिए जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो इनके पास नहीं है। ज़बरदस्ती नेता आते हैं तो काम करवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो
कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिशियन की बुद्धि से निकलता है। अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम दी, मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट दिए, एक्सप्रेसवे, हाईवेज वगैरह भी मायावती जी और उन लोगों ने शुरुआत कराया था। ब्यूरोक्रेसी ने कुछ भला किया नहीं, और जुडिशरी क्या करती है हम आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब हिंदू नेतृत्व रहेगा तो ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब एक दिशा में भारत के लिए कम से कम कुछ करेंगे। बाकी समय में क्या किया हमने आपने देखा है, समझा है, जाना है। और यंग जनरेशन के बाद बताने की आवश्यकता है कि 14 से पहले क्या थे, और 14 के बाद जो मिला उसको फॉर ग्रांटेड लेने की आवश्यकता नहीं है, उसमें जोड़ने की आवश्यकता है, उसमें कुछ और बनाने की आवश्यकता है। जो आज इस समय मिला है, मौका मिला है शांति का, पीस का, बम नहीं फट रहे, आप युद्ध में नहीं हैं, दुनिया युद्ध में आप नहीं हैं, सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो रही हैं। तो यह समय है भारत बनाने का, छलांगे लगाने का, और यह मोदी जी ने IIT के उस कन्वोकेशन स्पीच में हमें बताया। हम इस समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें कि हर दिन हमको वीडियो बनाना है तो हम 4 विषय ढूंढ लाए, तो कंट्रोवर्शियल ट्रेंड चल रहा है तो वही बात बोल रहे हैं, वही बात फैला रहे हैं। टीवी मीडिया से अलग थे, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वैसे ही क्यों होते जा रहे हैं। ये ट्रेंड चल रहा है, इस पे वीडियो बनाएंगे तो व्यूज़ ज़्यादा आएगा, ये बात बोलेंगे तो यूट्यूब प्रमोट करेगा, नहीं तो डाउन कर देगा। ये क्या मान सकता है। आप अपने विचार रखिए जो सही है, जो भारत के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए है, वह रखिए, और नेतृत्व को बने रहने दीजिए। आपका नेतृत्व ही आपका जीवन डिसाइड करेगा, दोस्त यार परिवार मोहल्ला नहीं करेगा। तो आपके जीवन में जितना दोस्त यार परिवार मोहल्ले की आवश्यकता है, उतना ही नेतृत्व की भी आवश्यकता है, जीवन बेहतर करने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। तो यह बात भी जानना आवश्यक है। तो यह कहना था। कल की स्पीच ज़रूर सुनिए, अपने बच्चों के साथ साझा करिए PM मोदी की स्पीच। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आप कि क्या राय है कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।